अभी वर्तमान में ईरान में युद्ध चल रहा है। इसके कारण तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है, दाम भी बढ़ रहे हैं और एक समस्या बहुत ही गंभीर है हमारे देश की, जिस पर शायद पहले हमने विचार नहीं किया है। विशेषज्ञों ने तो चेतावनी दी, विचार किया, लेकिन आज ये मुद्दा थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। देश का 90% तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थ हम विदेश से मंगाते हैं, 90%। और यदि ये आपूर्ति बाधित हो जाए तो हमारे सामने बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। गैस नहीं आएगी तो चूल्हा नहीं जलेगा, और खेती ट्रैक्टर से होती है तो डीजल नहीं होगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, यानी खेती भी ठप। अब खेती का तो एक समय होता है, कब बोनी करनी है, कब जुताई करनी है। मान लीजिए समय पर डीजल की उपलब्धता बाधित हो जाए तो खेती ठप हो जाएगी और पहिए रुक जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग रुक जाएगी। ये भी बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी गंभीर समस्या है कि हम रोज़ 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का डीजल पेट्रोल फूंक देते हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि आयात ज़्यादा हो जाता है और निर्यात कम हो जाता है, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। देश का ये हाल है। और ये दोनों ही समस्याएं जो है हमारे देश की नहीं है, हमारे देश के भाग्य विधाताओं ने यानी सत्ता में बैठे नेताओं ने पैदा की है। अब आप सोचेंगे कैसे हो गई पैदा, चलिए हम आपको बताते हैं। भारत एक ऐसी जलवायु वाला देश है, या प्रकृति ने हम पर ऐसी कृपा की, ईश्वर ने हम पर ऐसी कृपा की कि यहाँ जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ उपलब्ध होती है, वो भी 20-25 किलोमीटर के सर्कल में यानी घेरे में। अब आप पूछेंगे कैसे है ऐसे संभव? बिल्कुल संभव है। पहले मैं बड़ा उदाहरण देता हूँ, फिर छोटा उदाहरण देता हूँ। सेब कहाँ होता है? कश्मीर और शिमला में, और कहीं सेब नहीं होता। लेकिन कश्मीर और शिमला में आम नहीं होता, नारियल नहीं होता। तो सेब की फसल आती है सितंबर के महीने में, लगभग सितंबर का महीने होता है उसके आसपास। और उसके बाद इन स्थानों पर बहुत ठंड पड़ती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। तो प्रकृति ने यहाँ सेब दिया कि पहले सेब खा लो, खून को साफ कर लो, क्योंकि सेब रक्त की शुद्धि करता है, कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकालता है, रक्त से निकालता है। और इसका छिलके में विशेषता पाई जाती है, पेट की सफाई करता है। तो ठंड आने के पहले अपना खून साफ कर लो, पेट साफ कर लो, क्योंकि ठंड का मौसम रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, पेट में बनी हुई गैस हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनते हैं। अब यहाँ आम नहीं होता क्योंकि आम खट्टा फल है, और यहाँ के लोग यदि खट्टा फल खाएंगे तो बीमार होंगे, बात के रोग होंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है। नारियल नहीं होता यहाँ पे, इसीलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल ठंडा होता है, ठंड में और ठंड बढ़ेगी। अब बात कर लेते नारियल की। नारियल होता है समुद्र के किनारे वाले हिस्से में। अब वहाँ नारियल क्यों उपलब्ध है? क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। तो समुद्र के आसपास का जो वातावरण है, समुद्र के किनारे का जो जलवायु है, वहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, हवा में नमक है, जल स्रोतों में भी नमक है। तो वहाँ के लोगों के शरीर में ज़्यादा नमक पहुँच जाता है, तो नारियल पानी पीने से वो नमक निकल जाता है। मैं सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक विश्लेषण की बात नहीं करूँगा। तो नारियल पानी पीने से शरीर का अतिरिक्त नमक निकल जाता है। और यहाँ पर जो है उमस वाली गर्मी पड़ती है। उमस वाली गर्मी से शरीर में निर्जलीकरण होता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो नारियल पानी पीने से वो समस्या हल हो जाती है। तो यहाँ सेब नहीं होता, यहाँ नारियल होता है, यहाँ आम नहीं होता। अब तीसरी बात करते हैं। तो जहाँ सेब नहीं होता
जहाँ नारियल नहीं होता वहाँ आम होता है, देश के बाकी हिस्से में आम होता है। आम क्यों होता है वहाँ? क्योंकि आम जहाँ होता है वहाँ लू वाली हवाएं चलती हैं, तो आम का पन्ना खाइए आपको लू नहीं लगेगी। और फिर जब उमस बारी गर्मी पड़ेगी तो पका हुआ आम खाइए तो शीतलता देगा। अब तीनों फलों का विश्लेषण करिए आप, तो जहाँ एक चीज़ होती है वहाँ बाकी दो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत नहीं है। अब समस्या ये है कि पूरे देश को सेब खाना है, पूरे देश को आम खाना है, पूरे देश को नारियल पानी पीना है। इसके कारण से अनावश्यक परिवहन बढ़ता है, किसानों को उपज के दाम नहीं मिलते, जनता महंगाई से परेशान, देश की अर्थव्यवस्था घाटे में जा रही है और किसानों को उपज के दाम नहीं मिल रहे। तो अब मैं थोड़ा छोटा उदाहरण दे देता हूँ। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे क्षेत्र में सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, हर मौसम के फल हैं। हमारे क्षेत्र के जो है कस्बा है, वहाँ के आसपास के खेतों में दोनों तरह की फसलें होती हैं, रबी की भी होती, खरीफ की भी होती हैं। और कुछ आसपास के गांव में, जिसे हवेली कहते हैं, वहाँ रबी की फसल होती है। जो पहाड़ी का इलाका है वहाँ खरीफ की फसल होती थी। तो यह सब चीज़ें पैदा होती हैं, दलहन, तिलहन, गेहूँ। कुछ गांव में फल सब्जियाँ गन्ने की खेती होती थी। और ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी उपलब्ध हो जाती थीं। बुनकर समाज के लोग कपड़ा बुनाई का काम करते थे, यहाँ कपड़ा भी बनता था। और लोहे का काम भी होता था। 20-25 किलोमीटर के हल्के में एक दो स्थान ऐसे हैं जहाँ लोहा निकलता था। पहले के समय में लोहे की बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं होती थी। लोहार समाज के लोग ज़मीन से खोद कर लाते थे लोहा और उसे पकाते थे भट्टी में, लोहा तैयार कर लेते थे। ताम्रकार समाज के लोग बर्तन बनाते थे। हालांकि बर्तन की पीतल तांबे की खदानों का तो कहीं मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी आ जाता होगा, क्योंकि मैं तो पूरी चीज़ों की थोड़ी ना बात, मैं तो ये कह रहा हूँ 80% चीज़ें जो है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी। तो लगभग ज़रूरत की 80% से 90% चीज़ें जो है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी। अनावश्यक परिवहन तो था ही नहीं। तो इस देश के नेताओं ने, भाग्य विधाताओं ने देश के विकास का ऐसा मॉडल बनाया कि आज हम पर निर्भर हो गए। और इस समस्या का हल यही है कि हम स्थानीय स्तर पर बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें और इसी को बढ़ावा दें, ताकि हम इस पर निर्भरता से बच सकें। क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, उसमें भी समस्या होगी। उसमें बैटरी बनाने की समस्या होती है, उसकी भी समस्या होगी। समस्या का हल तो यही है कि हम स्थानीय स्तर पर बनी हुई वस्तुओं का सेवन करें और स्थानीय स्तर पर ही अधिक से अधिक चीज़ों का उत्पादन करें, ताकि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। इतिहास में यदि भारत समृद्ध था तो इसी वजह से था। यहाँ सर्किल आत्मनिर्भर थे, गांव आत्मनिर्भर थे और देश आत्मनिर्भर था। हम तो सिर्फ चीज़ें बेचते थे और बदले में सोना लेते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारा आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, इसीलिए देश गरीब होता जा रहा है। अंग्रेज़ों ने इतना लूटा फिर भी हम समृद्ध थे, तो इसी वजह से थे क्योंकि हम आत्मनिर्भर थे।